जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको 2025 का एग्ज़ाम देना भी है और उसमें अच्छे मार्क्स लाना भी है। तो आपके लिए मैं हर एक वीडियो की तरह आपके सामाजिक विषय अध्याय दूसरा भारत में राष्ट्रवाद जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंतर्गत ये जानेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हम कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ें कि हमें दूसरे लेसन में टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो आपके लिए खास कर ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन आराम से लेके बैठ जाइए, ताकि ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का आनंद मिल सके और वो भी अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को पूरी कर सके। चलिए, तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और अपने क्लास में ये देखेंगे कि कुछ पहले बात तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके समक्ष दिया जाएगा और वो बहुविकल्पीय देखिए कि आप कितना जानते हैं उसमें से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई, यानी कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो कब हुआ था। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये तो सर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आती है बात कि 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में, तो सर 10 अप्रैल को भी नहीं हुआ था। ये बात तो सही है कि 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये बात तो इस भी सही है, लेकिन राइट आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख कर समझ गए होंगे कि 1919 हमने अगर कहा है तो जाहिर सी बात है आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये घटना हुई थी। ठीक है, समझ में आया? और ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। बहुत ही शांति के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक चीज़ रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाना है और पढ़ाई भी अच्छे से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर बैठे ही होंगे आप लोग, उतारते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रौलक एक्ट कब पारित हुआ, यानी कि जो रौलट एक्ट जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में, आपको सन बताना है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में तो नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है। तो क्या 1921 ईस्वी में हो सकता है? तो नहीं, ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो 1920 में भी नहीं हुआ था सर। तब हुआ कब था? तो हुआ कब था? तो 1919 ईस्वी में आपका रौलक एक्ट पारित हुआ था। यह आपका राइट आंसर। समझ में आया? चलिए अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर करते हुए, और आप लोग उतारते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि आपके पास ये सन दिया गया है ईस्वी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्र की कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, या फिर 1885 ईस्वी में, या फिर 1890 ईस्वी में। तो आपका 1882 नहीं हो सकता सर। 1884 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा होगा? आप सोचने की बात ये है। तो सर कुछ नहीं, 1800 आपके 85 जो है, इस ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखते हैं कि कितने लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन थे।
आपके समक्ष 4 ऑप्शन प्रस्तुत हैं। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर शरद चंद्र चटर्जी, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आप लोगों में से अधिकांश लोगों का यही कहना होगा कि सर पहला वाला ऑप्शन सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये रियल में सही है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जो वंदे मातरम की गीत लिखे थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के समक्ष बढ़ेंगे हम आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी, यानी कि कौन सा घटना था कि तब अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आपका इसमें प्रमुख घटना जो था वो था नमक कानून तोड़कर, यानी कि नमक कानून तोड़कर ये आपकी घटना थी, और इसी का राइट आंसर भी आपका दूसरा होगा। ठीक है, समझ में आया। अब बिना देर करते हुए, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें पढ़ना भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिना देर करते हुए जल्दी जल्दी हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किसने प्रारंभ किया था। ध्यान से समझिएगा और बताइएगा ज़रा ध्यान से। देखिए आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये गोपाल कृष्ण गोखले ये तो बिल्कुल नहीं भैया। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ये भी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, तो थे कौन, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गांधी जी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। देखिए चौरी चौरा जो घटना हुआ था इसका क्या परिणाम हुआ था, तो ध्यान से समझिएगा। इसका परिणाम ये हुआ था कि असहयोग आंदोलन जो था उसे वापस लेना पड़ा था। तो इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, बाकी जो हैं ये आपके नहीं होंगे। ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ के जाना, गलत मत करके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद हिंद क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के कौन लेखक हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपको आंसर पता होगा। हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक थे वो गांधी जी थे, और कोई नहीं भैया। कौन थे, गांधी जी थे। राइट आंसर आपको मिल ही गया। बाकी जो है उनसे कोई मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमें जवाब देना है, बाकी चीज़ें हमें नहीं ध्यान देनी है। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। सविनय क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो आपके समक्ष ऑप्शन भी प्रस्तुत हैं। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, और अगला ऑप्शन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला ऑप्शन 1842 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। चलिए बिना देर करते हुए फटाफट हम अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसको कौन भला नहीं जानता होगा। सभी लोग कहते होंगे कि हाँ सर, अरे सर इसको तो हम देखते ही पहचान गए। तो बिल्कुल बात सही है। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। आपके समक्ष ऑप्शन प्रस्तुत हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर राजा रवि वर्मा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके सही सटीक और बिल्कुल सही आपने उत्तर अगर किया है तो किया होगा।
ठीक है, आपका कौन सा उत्तर सही है? तो दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी भारत माता की पहली तस्वीर बनाए थे। समझ में आया इतनी बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए आपके समक्ष जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर से कहता हूँ कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आप लोगों को पढ़ाते समय ये आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत सारे मेहनत लगते हैं बेटा, और आपकी एक लाइक से किसी की जीवन बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, उसके बाद आंसर भी देंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या था? आखिर में भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके उदय के क्या कारण रहे होंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके समक्ष उत्तर भी प्रस्तुत है, ध्यान से समझिएगा, केवल आपको समझना है बस। देखिए लिखा है, उत्तर आपका है भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेश पूर्व काल में पारंपरिक देशभक्ति से हुआ था। सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष के आरंभ से बहुत पहले ही भारतीय समाज एक निजी सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना राष्ट्रवाद की कल्पना करने लगा था। यानी कि जो आपके सांस्कृतिक, यानी कि जो भारतीय में राष्ट्रवाद उपनिवेश जो हुआ था उसमें भारतीय समाज एक निजी सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना राष्ट्र की कल्पना करने लगा था। और क्या था, वो अपने राष्ट्र की कल्पना, यानी कि ये मेरा राष्ट्र है, इसी चीज़ की कल्पना करने लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे क्या है, आगे ध्यान से समझिएगा। आगे लिखा है, कल्पना करने लगा था, भले ही राज्य तक उपनिवेश को हाथों में था। यानी कि उपनिवेश के हाथों में था, भले ही मतलब ये राज्य क्या था, उपनिवेशों के हाथों में था। इसी जगह जाकर उसने प्रभु स्थान, यानी प्रभु स्थान यहाँ पे कुछ और रहेगा, ठीक है, शायद प्रभुत्तान होगा या फिर प्रभुस्थान ऐसा ही कुछ है, ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई है, ठीक है। तो के अपने स्वयं के क्षेत्र के बारे में सोच और उसने भी साड़ी के आरंभिक वर्ष के भारत में क्षेत्रीय अधिकार, यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके कुछ मिस प्रिंटिंग भी हुई हैं। कहाँ से? क्षेत्र के बारे में सोच कर, यहाँ पे सोच कर होगा और उन्होंने प्रारंभिक किया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह आपके मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, ये थोड़ा गलती से प्रिंट हो चुका है, इसमें लिखा जा चुका है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, समझ में आया। आरंभिक वर्ष के भारत में क्षेत्रीय अधिकार, आगे देखिए, क्षेत्रीय अधिकार पर ऐसी भावनाओं का विकास होने लगा था जब जन्मभूमि की परिभाषा देश, वतन या नाडु के रूप में की जाने लगी थी और क्षेत्रीय भाषाओं तथा धार्मिक संबद्धताओं के विकास के साथ धीरे धीरे पहचानों का निर्माण होने लगा था। संचार के विभिन्न साधनों के कारण भी उसका अलगाव, यानी कि जो विभिन्न साधनों के कारण है उसके अलगाव, यानी कि अलग अलग समाप्त हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वास्तविक स्थापित किया, तो यह परस्पर देशभक्ति प्रतिरोध की अनेक कार्रवाइयों के रूप में फूटकर सामने आई, जिसका यह चरमोत्कर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति था। क्रांति के बाद भारत में शिक्षा की
तीव्र प्रसार रेल, और देखिए यहाँ पे शिक्षा ही नहीं, रेलगाड़ी जो डाक थे इसका संचार व्यवस्था होने लगा था। शिक्षा के तीव्र प्रसार रेल, डाक, डॉक्टर नहीं, यहाँ पे डाक, डाक जैसी संचार व्यवस्थाओं के विकास तथा औपनिवेशिक संस्थाओं के कारण उत्पन्न कर्म क्षेत्र के कारण धीरे धीरे राजनीति का यह आधुनिक स्वरूप सबके आधुनिक स्वरूप सामने आया। ठीक है, यही कारण था, और ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने बताया है बस इतना याद कर लो। इतना लिख दिए तो समझ लिए नंबर पक्के हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। चलिए अब कुछ टॉपिक हैं आपके समक्ष। टॉपिक हैं कैसा कि टॉपिक आप एक बार अगर पढ़ लिए तो 100% ये टॉपिक आने वाले हैं। टॉपिक में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, यानी ये टॉपिक है। इसको आपने पढ़ लिया अगर, तो आपकी जान लीजिए कि दूसरे लेसन का सारी चीज़ें कहानी समाप्त होने वाली है। क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा कि भारत में 1919 के बाद 1919 के बाद वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन का नए क्षेत्रों तक प्रसार हो गया था। विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल आया। 1913 से 1918 के वर्षों में कीमतें दोगुनी बढ़ चुकी थी, जिसका जनसामान्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, पड़ रहा जनसामान्य पर जिसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसमें क्या हुआ था कि सन 1913 से 1918 के बीच, यानी कि जो कीमतें थी, कुछ कोई भी वस्तु हो, उनकी बहुत ही अधिक रूप में उनकी कीमतें बढ़ गई थी, जिसका प्रभाव लोगों पर बुरा पड़ रहा था। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो आप आराम से इजली आप जवाब दे सकते हैं कि जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक है, जब गांधी जी वापस आए तो कई स्थानों पर इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया। 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी कि किसानों के लिए इन्होंने क्या किया, संघर्ष के लिए प्रेरित भी किया। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 1917 ईस्वी में इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने की अहमदाबाद जा पहुँचे। गांधी जी 1919 ईस्वी के प्रस्तावित क्या है कि राल्ट एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट है ना, हाँ, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। किसके विरुद्ध, रॉयल एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड को यहाँ पे क्या है, उल्टा सीधा समझ में भी दिक्कत होने लगती है। अंजाम, यानी कि जो 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया था, वही दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृत की मोहर लगा दी गई। यानी कि जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इन्होंने अब देखा था कि जो अंजाम देखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसमें मोहर लगा दिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। अगला हेडिंग आपका टॉपिक है। अगला टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा।
अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब देखिए आंदोलन जब हुआ है तो इसके भीतर धाराएं भी अलग अलग हुई होंगी, तो ध्यान से समझिएगा। जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ, अर्थात आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, ठीक है, पिकेटिंग की गई और देसी कपड़ों की होली जगह जगह जलाई जाने लगी। यानी कि जो विदेशी कपड़े थे उनकी होलिका जैसे हम लोग जलाते हैं ना, तो वैसे ही विदेशी कपड़ों का जलाना आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है आपके समक्ष। आपका अगला टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी ने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यहाँ पे इसके समक्ष क्वेश्चन भी आता है कि अभी आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पारित हुआ, बहुविकल्पीय में देखा। ठीक है, अब इसी के समक्ष आपके इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्या है कि महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। गांधी जी को ऐसा आभास होने लगा था कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसा की ओर प्रवृत्ति होता जा रहा है, और गांधी जी हिंसा की और जो प्रवृत्ति हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा था कि इसको वापस कर लिया जाए और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने 78वें, ध्यान से समझिएगा, महात्मा गांधी ने अपने 78वें विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके आगे देखिए, शुरू कर दिया, उसके बाद क्या है। और जब अब ये जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने नमक के उबाल को नमक बनाना शुरू कर दिया। तब इन्होंने क्या किया, कानून का उल्लंघन था, यानी कि इन्होंने जो किया था वो कानून के उल्लंघन पे था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाकर नमक की जो आंदोलन चला था, नमक की जो कमी थी उसको पूरा किया था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। ठीक है, आगे देखिए, आपका अगला टॉपिक क्या है। आपका अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा है आपके समक्ष। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव। ठीक है, तो ये सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि की आकृति लेने लगी। यह चित्र सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। अब देखिए, अभी बात आई थी इसमें कि भारत माता का प्रथम चित्र किसने बनाया था, तो आपका राइट आंसर जो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। तो यहीं पे ये आपके समक्ष आ भी गए हैं। ठीक है, 1870 ईस्वी के दशक में इन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा, और वंदे मातरम की गीत भी इन्होंने लिखा था। 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने
भी स्वराज का डंडा तैयार कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार निकल के आया है। क्या है, देखिए, घटनावर्ष है, घटनावर्ष और घटनाक्रम विवरण, यानी कि कौन से सन में कौन सी घटना हुई थी, इसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, तो एक सरसरी ज़्यादा नहीं, इसमें तो हैं ज़्यादा वैसे टॉपिक, लेकिन आपको दूसरे लेसन में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि हाँ ये, लेकिन आप अगर पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान से समझिएगा कि 1781 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी। तो घटना क्या हुई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए कलकत्ता यानी कि कोलकाता में एक विद्यालय की स्थापना किया गया था। यानी कि जो मुस्लिम कानूनों के अध्ययन जो हुआ था, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए 1781 ईस्वी में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी। और 1791 ईस्वी में क्या हुआ था, वाराणसी में एक सांस्कृतिक महाविद्यालय आरंभ किया गया था। ठीक है, 1835 ईस्वी में क्या होता, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया था। ध्यान से समझिएगा, यह बहुविकल्पीय में क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके 1844 ईस्वी में क्या हुआ था। क्या 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में आपका हुआ था, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य घोषित किया गया था। यानी कि भारत के जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये किया गया था। 1857, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1857 की कहानी बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यानी कि जो चेन्नई में है, मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे 1857 में। मतलब जो हुआ था तो वो विद्रोह हुआ था, लेकिन उसके सिवाय मुंबई, जो कोलकाता, मुंबई, मद्रास यानी कि जो चेन्नई में है, इसमें क्या किया गया था, मेडिकल कॉलेजों का स्थापना किया गया था। अब देखिए 1914 से 1918 के बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की घटित हुआ, बड़े पैमाने पर लड़े गए इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिसमें सैनिक के साथ आम नागरिक भी था। यानी कि इसमें बहुत बड़ी युद्ध हुई थी और इसमें सैनिक तो मारे ही गए थे, लेकिन इसके साथ बहुत ही जनता को नुकसान भी पहुंचा था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता एवं होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। ये ईस्वी जितना बता रहा हूँ इतना आप याद करके जाएंगे, अगर याद नहीं कर रहे हैं फिर भी एक बार पढ़ के जाइएगा, शायद बहुविकल्पीय इससे बहुत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए 1917 से 1918 के बीच बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए हुआ था। 1918 से 1919 ईस्वी में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया। ठीक है, और 1919 ईस्वी में क्या लिखा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट पास करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन किया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, इतना ध्यान रखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इतना आपको ये ईस्वी घटना कोई आपको लाकर बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करने के लिए लेके आया हूँ कि कौन से सन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1929 ईस्वी में क्या हो रहा है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तथा तिरंगा झंडा फहराया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, साबरमती से दांडी तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय
अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। जो नमक आंदोलन था उसको तोड़ने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी के दौरान। अब देखिए आगे 1931 में क्या हुआ था। 1931 में मार्च महीने में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन इसी वर्ष संपन्न हुआ था। गांधी जी इरविन समझौता संपन्न हुआ था, यानी कि इस 1931 में 3 वर्ग अच्छे से हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं 1932 की क्या कहानी है, ध्यान से समझिएगा। 1932 ईस्वी में आपका क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ था, यानी कि उसमें तो बंद कर दिया गया लेकिन फिर भी ये पनप गया, यानी फिर दोबारा शुरू कर दिया गया तथा इसी वर्ष पुनः समझौता हुआ। पूना समझौता भी 1932 ईस्वी के दशक ही हुआ था। इसमें आप एक सन पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कई क्वेश्चन के जवाब छिपे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1934 ईस्वी में क्या हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था, यानी कि इसमें जो फिर हुआ था फिर समाप्त भी हुआ था। 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरंभ, मुस्लिम लीग द्वारा भारत में अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, आगे देखिए 1939 से 1945 ईस्वी के बीच इस अवधि में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 1939 से 1945 के बीच जो समय था ये द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था। 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। 1947 में एक ऐसा समय आया जो भारत को देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इतनी संघर्ष करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद 1947 ठीक है 1947 ईस्वी में भारत आपका पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। और 1950 ईस्वी में आपको पता ही होगा कि क्या हुआ था। 26 जनवरी को भारत का नया संविधान लागू हुआ था। ये आपके महत्वपूर्ण सन रहे और इनके समक्ष क्या कार्य हुए थे ये रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक शेयर का सब्सक्राइब किसी के जीवन बदल सकते हैं, तो ऐसा करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए मैं हर एक लेसन का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए।